हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा है। रिफ्लेक्शन यानी कि जब जो लाइट होती है वो किसी सरफेस पे पड़ती है और वो बाउंस ऑफ हो जाती है, यानी कि वापस चली जाती है, या वापस कह सकते हैं कि या किसी और डायरेक्शन में चली जाती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, है ना। पाथ जो है बाउंस ऑफ होकर के कहीं और चली गई है, किसी डायरेक्शन में चली गई, वो क्या होता था? रिफ्लेक्शन होता था। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो लाइट है, ठीक है, वो अपना पाथ चेंज कर रही है जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है लाइट। ठीक, हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन हम समझाने की आपकी कोशिश करते हैं। ठीक, देखो, अब हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि चेंज ऑफ पाथ। ठीक, यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, ये एयर है और ये वाटर है। ठीक, ये मान लेते हैं ये एयर है, ठीक, और इसी के नीचे ये वाटर है, ये पानी है, मान लेते हैं ये पानी का टब, ठीक, और ये पानी का टब है, मान लेते हैं इसके अंदर में पानी भरा हुआ है एकदम अच्छे से। ठीक, तो हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ पे लाइट आई, कुछ पार्ट तो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक, कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर गई। अब भाई, आप जब देखोगे पानी, ठीक, जाते हो टब में, आपको पानी दिखाई देता है ना। वो किस वजह से दिखाई दे रहा है? कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, कि पानी भरा है, हमें इस वजह से पता चलता है क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और पानी के अंदर की चीजें भी हमें दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो लाइट है उसके अंदर, पानी के अंदर भी जा रही है। अब पानी की जैसे अंदर जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थोड़ा सा क्या हो जाएगा? पाथ में चेंज हो जाएगा। लाइट के पाथ में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा? ये देखो कितना चेंज होगा। ये देखो, डेविएशन इतना हुआ। पहले जा रही थी एकदम सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये हो गया ऐसे। ये क्यों हो गया? ठीक है, ये क्यों हो गया? तो रिफ्रैक्शन का कह सकते हैं कि एक रूल है कि जब लाइट जो है रेयरर से डेंसर जाती है, जब लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, तो जो लाइट है वो किधर को बेंड होती है? बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। जो लाइट है, ये देखो, ये क्या करने की कोशिश करती है? ये कह सकते हैं कि ये जो नॉर्मल है इसके पास आने की कोशिश करती है। क्या क्या करती है? पास आने की कोशिश करती है। और यही चीज जब डेंसर टू रेयर हो जाता है, यानी कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तब क्या हो जाता है? वहीं पे ये जो लाइट है, देखो, नॉर्मल से अवे को जाती है, यानी कि उससे दूर भागने की कोशिश करती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है अभी हम बताते हैं। ठीक, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहां पे देखो, ठीक, यहाँ पे मैंने बताया कि भैया ये जो लाइट है वो क्या है? डेंसर मीडियम में थोड़ा सा क्या है? नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लाइट की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। अब लाइट की स्पीड स्लो हो जाती है तो वो कोशिश करती है कि हम नॉर्मल की तरफ जाए, एकदम सिंपल रास्ता हम अपनाएं। ठीक है, तो क्या है जो इसका सिंपल रास्ता है, नॉर्मल है। ठीक है, तो वो नॉर्मल की तरफ आने की कोशिश करती है। ठीक है, और यही चीज डेंसर मीडियम में क्या, सॉरी, डेंसर से रेयर में क्या हो जाता है कि भाई डेंसर में क्या है? पहले तो हल्का सा कह सकते हैं कि स्पीड उसकी कमी है, ठीक है, डेंसर में, और जैसे ही वो बाहर निकलती है, ठीक, डेंसर से रेयरर में पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा? वहां पे स्पीड जो है उसकी तेज हो जाएगी, है ना। लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, और ये जो है अवे से नॉर्मल को भागेगी। क्या है? अवे से, सॉरी, नॉर्मल से अवे को भागेगी। ठीक है, यानी कि दूर भागने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीजें, कुछ टर्म्स बता रहा हूँ हैवी, जैसे कि ये हो गया रेयरर और डेंसर। ये क्या होता है? रेयरर और डेंसर। ठीक, आप कुछ लोग कह रहे होगे सर इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी एयर की डेंसिटी कम है, तो इसको हम लोग रेयरर बोलेंगे। इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये इसको डेंसर बोलेंगे। कह सकते हो, एक तरह से आप इसको भी कह सकते हो। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयरर। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसर में चीजें, ऑप्टिकल डेंसर में क्या होता है
कि जो लाइट है वो क्या है, स्लो हो जाती है। अब यहाँ पे देखो ऑप्टिकल टेंसर क्या होता है, ऑप्टिकल टेंसर जैसे कि केरोसिन है, ठीक है, केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम है, लेकिन फिर भी वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसर, ठीक है, वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है, किससे, पानी से। ठीक भाई, आप क्या करो, ये लो पानी, ठीक है, अब इसमें मिट्टी का तेल डालो ऊपर, ठीक है, इसके अंदर में पानी डालो, ये मान लेते हैं ये पानी है, पानी का टैप है, आपने क्या किया, इसमें मिट्टी का तेल डाला, तो होगा क्या कि जो मिट्टी का तेल है वो ऊपर तैरेगा, क्यों, क्योंकि मिट्टी का तेल जो है उसकी डेंसिटी क्या होती है, पानी से कम होती है, क्या होती है, पानी से कम होती है, लेकिन वो जो मिट्टी का तेल है वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसर है, किससे, पानी से। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट होगी केरोसिन में, वो पानी के मुकाबले बहुत ही धीरे होगी, क्या होगी, बहुत ही धीरे होगी। अब जैसे कि मैंने जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि यार स्पीड, ये स्पीड क्या है, कितनी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, ये कैसे हो रहा है सर, ठीक है, तो आप लोग का गैस भी सही है कि जो ऑप्टिकल डेंसर है वहां पे क्या हो रहा है, लाइट स्लो हो जा रही है, और जो ऑप्टिकली रेयरर है, ठीक है, वहां पे जो है लाइट आपकी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे कि एयर है, ठीक, अब ये एयर है, एयर और वैक्यूम, ठीक, एयर और वैक्यूम, तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। वही वाटर में क्या हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और यही ग्लास में क्या हो जाएगा, जैसे कि हम कोई ग्लास अपना क्या बोलते हैं, शीशा लगा होता है बहुत सारे लोगों के घर में, है ना, और जो ग्लास, पानी वाला ग्लास होता है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना शीशे का, ठीक है, वो जो है वहां पे जो लाइट की स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा कि हाँ, जो मीडियम है, अलग अलग मीडियम, जैसे एयर है ये अलग मीडियम है, ठीक है, ये वाटर है अलग मीडियम है, ठीक है, और ये ग्लास है अलग मीडियम है। यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट देखो कितनी वेरी कर रही है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, ठीक है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है, बहुत ज्यादा वेरी कर रही है। तो भाई कोई भी चीज है, कोई भी चीज क्या मतलब, लाइट है, लाइट आएगी, ठीक है, रेयरर से डेंसर में आएगी, तो क्या होगी, वहां पे स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, वो नॉर्मल के तरफ आने की कोशिश करेगी। और यही चीज अगर लाइट जो है रेयरर से, सॉरी डेंसर, यानी कि डेंसर टू रेयरर जाएगी, ठीक, तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो लाइट है वो किसकी तरफ, सॉरी नॉर्मल से दूर भागेगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम है इसलिए नॉर्मल की तरफ भाग रही, इस यहाँ पे लाइट ऑफ स्पीड क्या है, ज्यादा, इसलिए ये नॉर्मल से अवे को भागेगी। समझ गए। तो ये कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं जो कि रिफ्रैक्शन में हमें ध्यान देनी होती है, ठीक है। और आगे जो भी रूल लगेगा, आगे जितने भी आगे जो लॉ आएंगे, ठीक है, जैसे हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है, सारी चीजें, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही आगे बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको छाप ले, मैं आप लोगों को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताता हूं। सो अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं। देखो इसमें जो पहली लाइन है, जो पहली लाइन है, या कह सकते हो कि जो पहला लॉ है वो क्या है, सेम है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग ने यूज किया था। देखो, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। सब लोग क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि ये देखो हमने ये बनाया था, मान लेते हैं रेयरर है और ये डेंसर, ठीक। तो हमने कुछ ऐसा बनाया था, ये हमारा इंसिडेंट एंगल और ये हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है द रेशियो ऑफ, ठीक, इन दोनों का रेशियो, इसका इस एंगल का रेशियो
रेशो तो ले लिया एंगल का, साथ ही साथ में उस एंगल का साइन ले लिया हमने, है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, मैथ में आप लोग पढ़ रहे होगे, साइन थीटा क्या कॉस थीटा, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ रहे होगे। तो ये क्या है, हमने क्या किया, रेशो का बस हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया, क्या ले लिया, साइन ले लिया, सॉरी एंगल का हमने क्या ले लिया, साइन ले लिया। तो एंगल, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है फॉर अ पेयर ऑफ अ गिवन मीडिया। अब देखो मान लेते हैं कोई दो मीडियम है, ठीक, अब कोई दो मीडियम है, तो भाई ये रेयर है और ये डेंसर है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन सॉरी जो कह सकते हैं कि ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, ये दोनों जो एंगल है, दोनों एंगल का रेशो, ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कोई दो हम मीडियम ले लेते हैं, यहाँ पे रेयर हमने ले लिया, एक और एक हमने ले लिया डेंसर ले लिया, तो इन दोनों का जो रिफ्रैक्ट कह सकते हैं कि जो एंगल बनेगा, रेशियो का एंगल बनेगा, वो क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसी चीज को, ये जो कांस्टेंट आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये जो दोनों लॉ हैं इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो अगर एग्जाम में आया कि भैया स्नेल्स लॉ बताइए, तो ये दोनों आपको क्या कर देना है, अच्छे से बढ़िया से अच्छी राइटिंग में लिख डालना है, कुछ नहीं करना है, बस उसी को लिख डालना है और ये बता देना है, ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने ये भी बता देना है, सॉरी ये जो रेशियो है ये दोनों को बता करके यहाँ पे लिख देना कांस्टेंट, और ये क्या है, म्यू, ठीक है, यू नहीं है, क्या है, म्यू, MUEW, क्या है, म्यू, म्यू नहीं म्यू, बिल्ली ना बनिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, म्यू, तो इस जो ये जो दोनों कह सकते हैं कि लॉज हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, समझ गए, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थोड़ा सा, ठीक। अब मैंने बताया कि यार इसका ये जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, इन दोनों का हमने साइन का रेशियो ले लिया, तो क्या निकल कर के आ गए, कांस्टेंट निकल कर के आ गए। तो एक्चुअली में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, एक्चुअली में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी भी मीडियम से लाइट कितना धीरे जा रही है एयर के मुकाबले। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं डायमंड है, ठीक, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, 2.41, क्या है, 2.41। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट की जो स्पीड होगी वो डायमंड में 2.41 टाइम्स लेस देन एयर होगी, क्या है, लेस देन एयर होगी। अब एयर की जो स्पीड, एयर में जो स्पीड है लाइट की वो कितनी है, 3 × 10⁸। यहाँ पे क्या हो जाएगी, उसी का ठीक इतना ही गुना कम, यानी कि 2.4 टाइम्स कम हो जाएगी लाइट की स्पीड, यानी कि कहीं ना कहीं ये एक डेंसर मीडियम है और ये एयर क्या है, रेयरर है, ठीक है। और जो वैक्यूम है वो भी हमारा रेयरर मीडियम है, क्योंकि वैक्यूम और एयर में कहीं ना कहीं हमारी जो लाइट ऑफ स्पीड है वो सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, किसी भी भाई बहुत सारे कह सकते हैं कि आपको वो मिलेंगे, क्या नाम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो हर एक के अलग अलग क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, अपनी खुद की एक अपनी क्या होती है, पहचान होती है उनकी, है ना, अपनी खुद की एक पहचान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसमें से लाइट कितना धीरे जा रही है एयर के मुकाबले। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लिख दी है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.41 है, इसका मतलब यह हुआ कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या है, 2.41 टाइम्स लेस देन एयर, है ना, कि इतना गुना कम जो है लाइट की स्पीड होगी किसमें, डायमंड में, समझ गए। या फिर इसी को उल्टा कह सकते हो कि जो डायमंड में, सॉरी एयर में, ठीक है, एयर में लाइट की स्पीड 2.41 टाइम्स ज्यादा होगी डायमंड के मुकाबले, समझ गए। तो इसमें थोड़ा सा बस शब्दों का हेर फेर है और कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम किसी भी एक पर्टिकुलर, ठीक है, ये तो भाई था दो
है ना, दो मीडियम के लिए, ठीक, ये तो था दो मीडियम के लिए। अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट या कह सकते हो कि सॉरी एक मीडियम का, कोई भी एक मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए क्या है, उसके लिए है, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। हमें ये दोनों अगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम यही चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सी से, और स्पीड ऑफ मीडियम सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम क्या हो जाएगा, ये हम किससे डिनोट करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। समझ गए? तो ये क्या है, हमारा कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और हम इससे पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे एयर लिखा है, सर आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे तो दो मीडियम हो गया, ये एयर हो गया, ये जो है कोई ऑब्जेक्ट हो गया। देखो हमारे आसपास में केवल एयर ही एयर है ना, हमारे आसपास में क्या है, एयर ही एयर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई हम कह सकते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर के आते हैं तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हम केवल और केवल उस ऑब्जेक्ट का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा हमें कंपेयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि भाई लाइट आ रही है तो कहीं ना कहीं सन से आ रही है, ठीक। अब सन से आ रही है तो उसकी स्पीड हमारी बदल ही नहीं रही है जब तक कि हम कोई मीडियम लेकर के नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं दो मीडियम है, ठीक है, ऊपर हमने डायमंड रख दिया, नीचे हमने वाटर रख दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग हो गए। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हमें वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, या कह सकते हो कि यहाँ पे हम डी लिख दें और यहाँ पे लिख दें हम वाटर, ऐसे लिखा जाता है इसको। ये हो गया हमारा कंपैरिजन किसी भी दो मीडियम का, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब एयर की जो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम कह सकते हैं कि ना मान के चल रहे हैं, या फिर ऐसे ही हम 1 मान के चल रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि इग्नोर कर देते हैं और हम ये मान करके चलते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो केवल हम मीडियम का निकाल रहे हैं, किसी एक मीडियम का निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ी सी अंदर की बात है, अंदर की मतलब कि थोड़ा सा डीप वाली बात है, ठीक है। थोड़ा आप गहराई में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वही सारी चीजें मैं आपको बता रहा था, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। यानी कि जो म्यू होगा किसी भी मीडियम का, ठीक है, वो 1 से हमेशा ज्यादा ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग छापिए। मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यानी कि जैसे कि ये आपको बताइए, आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको छाप लीजिए। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, यानी कि म्यू, ठीक। अब हम अगर ग्लास का निकालते हैं म्यू, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, यानी कि हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, ठीक। आइए, फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जिसको हम लोग बोलते हैं सी, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ है ना, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितनी है, ग्लास का मैंने लिखवाया था कितना, 2 × 10⁸,
क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/2, क्या हो गया 3/2। तो ये क्या आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहे तो 1.5 है ना, 1.5 आ जाएगा, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये भाई रेशो में है, तो रेशो में है तो भाई ये भी स्पीड है ये भी स्पीड है, दोनों की जो यूनिट होगी वो कट जाएगी, ठीक है, और हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5, 1.5। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की स्पीड जो है ग्लास में 1.5 टाइम्स कम जाएगी एयर से, ये समझ में आया, ठीक है। अब मान लेते हैं यही ग्लास है और यही वाटर है, अब हमें ग्लास भाई ये ले लिया हमने, ठीक, ये है हमारा वाटर, ये हमारा ग्लास, वाटर, क्यों भाई, ठीक। अब ये दोनों है, अब यहां से भी लाइट जा रही है, कुछ लाइट मान लेते हैं जा रही है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसी लाइट जा रही है, ठीक। अब हमें पता करना है कि भैया ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों के बीच में जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा इन दोनों का, ठीक है, वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ठीक, वही चीज, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड की लाइट, ठीक है, किसमें, ग्लास में, ठीक, स्पीड की लाइट ग्लास में कितनी है 2 × 10⁸, और स्पीड की लाइट वाटर में कितनी है 2.25 × 10⁸, यही लिखवाया था मैंने, ठीक। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 4 और सॉरी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.25, ये हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक। तो आप क्या है थोड़ा सा कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करेंगे तो आपको निकल करके आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 सॉरी 4 5 और ये हो जाएगा 20, ठीक। फिर क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा आपका 9, है ना। तो ये आपको मिल गया कुछ 2 × 4/9, ये कह सकते हो कि 8/9, जब इसको आप लोग करोगे, ठीक है, तो आएगा 0.89, कितना आ गया 0.89 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आपका आ गया। मतलब आपको थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो गया होगा, जो मैं बता रहा था उसको वो आपको क्लियर हो रहा होगा सारी चीजें, ठीक है। अब यही चीज हम थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, हमें वाटर की क्या निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। देखो इसका अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन जब दोनों को साथ में लेकर के आएंगे, जब दोनों को साथ में लेकर के आएंगे तो होगा क्या कि भाई जो लाइट है वो पास होगी, सॉरी रिफ्रैक्ट होगी। अब जब रिफ्रैक्ट होगी तो वहां पे क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमें क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ पे अजीब से अलग सा क्या होगा, बेंड होगा, ठीक है। पहले दूर जा रही है फिर पास में आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा अलग ही क्या हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रही है। तो हमें ये पता करना है कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना, है ना, इन दोनों का आपस में ही इनके रिस्पेक्ट में कितना है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं निकाल करके यहाँ पे, अब यहाँ पे वाटर के हमें निकालना है तो 2.25 हो जाएगा, 2.25 × 10⁸, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 10⁸। जब हम इसको करेंगे ये कटेगा और यहाँ पे हो जाएगा 9/8, ठीक। अब देखो पहले क्या आया 8/9 और ये क्या हो जाएगा 9/8, लेकिन जब इसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा 1.125, कितना आएगा 1.125 आ जाएगा, ठीक। देखो ये चीज जरूरी है, ये और ये, अगर कोई दो मीडियम दिया है तो दो मीडियम है, अब दो मीडियम का हमें क्या करना है, निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या हो जाएगा, ठीक उसी का उल्टा हो जाएगा जब हम अलग अलग निकालेंगे। अगर ग्लास है, ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और वाटर का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो देखो दोनों चीजें उल्टी आ गई। ये कह सकते हैं कि हम
हमने मैथमेटिकली प्रूव किया, ठीक है। अब जैसे ये ग्लास है और एयर है, ठीक है, अगर आप इसको बदलना चाहो तो ये भी हो सकता है एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो इसको जस्ट ठीक हम उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, ठीक उल्टा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। फिर वहां पे क्या है, इसकी वैल्यू और पॉइंट में आ जाएगी, है ना, उल्टा हो जाएगा, ठीक, इसका उल्टा हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, बस, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, उसको लिखते कैसे हैं, वो आता कैसे है। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इस वीडियो का ना, ये क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक। अब ये एक ग्लास ब्लॉक है, अब यहाँ पे हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे देखो लाइट आई, ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से निकल गई, है ना, निकलती भी है। लेकिन यहाँ पे देखो जब लाइट आ रही है तो देखो बेंड हुई, है ना, लाइट आई नॉर्मल, भाई ये है क्या, रेरर, ये है रेरर और ये है डेंसर। लाइट आई, ठीक है, तो क्या होगा, डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ भागती है लाइट, तो नॉर्मल की तरफ हमने भगा दिया। यहाँ पे लाइट ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर को घूम गई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है लाइट आगे गई, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो आगे गई, आगे जैसे गई और जैसे ये बाहर निकली, यानी कि ये डेंसर और ये फिर रेयरर है, ठीक, ये क्या है, रेयरर है। और जैसे ही रेयरर में निकलेगी, ठीक है, यानी कि रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी, देखो नॉर्मल से दूर भागी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो रिफ्रैक्शन है इधर को हो गया, ठीक है। देखो लाइट, देखो एक्चुअली में जाना कहाँ चाहिए था, देखो ये एक लाइट जो है एक्चुअली में ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, जो लाइट है इसको ऐसे जाना चाहिए थी, लेकिन देखो जा कैसे रही है, एक्चुअली में ये जा कैसे रही है, देखो यहाँ पे। तो ये जो होता है, यानी कि ये जो होता है, ये जो दूरी होती है, ठीक है, ये कितना ज्यादा डेविएट हो गई, ठीक है, ये जो लाइट है कितना ज्यादा बेंड हो गई, या फिर कह सकते हो कि अपने पाथ से कितना ज्यादा कह सकते हैं कि भटक गई है, डेविएट हो गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। भाई जाना था चीन, पहुंच गई जापान, ठीक है। और ये चीज हल्का सा एंगल के बदलाव में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत महत्व होता है। जैसे कि जो एरोप्लेन होती हैं, जब एरोप्लेन हवा में उड़ रही होती है तो वहां पे एक एंगल, 1 डिग्री एंगल अगर बदल गया, ठीक है, थोड़ा सा भटक गया, ठीक है। अब सोच के देखो, ये जा रहा है बंदा, ठीक है, एरोप्लेन लेकर के जा रहा है, 50 लोगों को जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते 1 डिग्री का एंगल बदल गया, ठीक है। अब कहोगे कि सर 1 डिग्री का एंगल बदलने में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये जो 1 डिग्री मान लेते हैं ये बदला, ठीक है, जाना चाहिए तो उसको सीधा ऐसे, ठीक है, ये हल्का सा 1 डिग्री बदला, ठीक है, जाएगा 1 डिग्री, डिग्री है, बढ़ता 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 इधर चला जाएगा, जाना तो उसको यहाँ पे पहुंच जाएगा वहां पे, समझ गए। इस 1 डिग्री का ये है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि यहाँ पे हल्का सा क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया, और चेंज होने के बाद में उसका देखो रिफ्रैक्शन जो है एकदम ही अलग हो गया। इस यहाँ पे देखो इतना ज्यादा गैप हो गया। अब इस ये जो गैप है, ठीक है, इस ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे कि सर ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई है, ठीक। अब भाई हमें रिफ्लेक्शन रे जो लाइट है वो हमें नहीं पता, मान लेते, सॉरी ये जो इंसिडेंट रे है आ रही है, ठीक है, अगर सीधा जाती, ठीक है, तो हमको ये नहीं पता कि यार ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो हमें क्या है, निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारा है T साइन I माइनस R अपॉन कॉस R, ठीक है। ये T क्या है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ ग्लास ब्लॉक। अब ये कितना मोटा है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा यहाँ पे बेंड हो रही है, ये जो लाइट है कितना ज्यादा डेविएट हो रही है, बेंड हो रही है, अपने रास्ते से कितना ज्यादा भटक रही है, ये थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में ये आई है और आर है, ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है। वैसे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा, ठीक है, बस यही आएगा कि ये जो हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी ब्लॉक है,
ग्लास का, ठीक है, तो उसमें जो लाइट है वो कैसे जा रही है। अब भाई देखो इंसिडेंट हुई, ठीक है, थोड़ा सा बेंड हुई, बेंड होने के बाद में फिर देखो रेजर मीडियम में गई तो फिर बेंड हो गई, अब थोड़ा सा और बेंड हो गई, लेकिन जाना चाहिए था एकदम सीधा, लेकिन चली गई, देखो बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ गया, ठीक। तो ये था हमारा आज का, कह सकते हैं कि इतना टॉपिक था, ठीक। तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है इसको फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। और साथ ही साथ में अपनी बुक निकाल करके बैठिए, ठीक है, बैठिए, उसको एक बार रीड करिए, रीड करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी और आप कभी भी भूलोगे नहीं। साथ ही साथ में अगर आपने नोट्स बनाए हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, फिर तब तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, इतना ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आप अपने मास्टर को भी पढ़ा सकते हो, ठीक है, मतलब इतना भी नहीं, ठीक है, वो ऐसा स्लैंग है, ठीक है, मतलब कि इतना है कि आप अपने किसी को भी पढ़ा सकते हो या फिर किसी को भी टीच कर सकते हो, इतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपके जितने भी जूनियर्स हैं या फिर आपके साथी दोस्त वगैरह हैं उनको भी पढ़ा सकते हो, ठीक है। और इससे कोई रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए, है ना। और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाली हुई है टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ पे आप आ करके हमसे आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन से, सॉरी, पढ़ाई से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड वहाँ पे पूछ सकते हो। साथ ही साथ में वहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे आपका फ़ायदा होगा। आप एक बार अगर पढ़ लोगे तो क्या है, आपकी कह सकते हैं कि नैया पार हो जाएगी और आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, 10th है इस बार आप लोगों का, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो जब आप आंसर लिखोगे तो जो एग्जामिनर है वो भी खुश होकर के कहेगा कि हाँ, इस बंदे का, इस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको पूरा नंबर दो, ठीक है। तो ये थोड़ा माइंडसेट भी वहाँ पे बनाना पड़ता है अगर आप अपनी वर्ड्स में लिखते हैं तो, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।